आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम क्या है? मोशन। ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। अब देखो मोशन, अभी देखो सिंपल सा, अभी क्या होता है, फिजिक्स का जो ब्रांच मोशन के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है मैकेनिक्स। क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। इस टर्म को याद रखें, मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ क्या है? साइंस है, इन फिजिक्स फील्ड में बोल सकते हो, जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है। तो जब हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को, साइंस के उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। ओके। अब देखो मोशन में भी क्या होता है, दो टाइप्स आपको देखने को मिलता है। एक तो क्या होता है, मोशन स्टेट होता है, और दूसरा क्या होता है, रेस्ट स्टेट। तो जब हम लोग देखो मोशन में भी क्या होता है, मैकेनिक्स के भी क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, इस मैकेनिक्स पार्ट के अंदर क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ऐसे उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है कैनेमैटिक्स। क्या बोला जाता है? कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अगर मूव कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली क्या है, मोशन। अगर मोशन में है, उसको अगर स्टडी कर रहे हो तो क्या बोलोगे आप? कैनेमैटिक्स। और एक दूसरा यहाँ पर इसका ही क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक्स। क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है कि आपका, अगर आप किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो और ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है, अगर रेस्ट स्टेट में है, तो आप उसको क्या बोलते हो, उस ब्रांच को आप क्या बोलते हो? स्टैटिक्स। क्लियर? तो रेस्ट स्टेट में है तो उसे स्टडी करने को क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। ओके। तो ये जरा सीक्वेंस से आप ध्यान में रखो। तो क्या होता है, मोशन, अगर मोशन के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से दो ब्रांच है, कैनेमैटिक्स और स्टैटिक्स। अब इसमें देखोगे क्या, कैनेमैटिक्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो कैनेमैटिक्स, और रेस्ट स्टेट में है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। क्लियर है यहाँ तक? और अभी यहाँ पर देखो, जो आपके जनरल टर्म्स ऑलरेडी हमने देखे हुए, वो जरा हम प्रॉपर्ली फिर से देखते हैं। जैसे अभी क्या हो गया, आपको ये टर्म्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली पता होने चाहिए। कौन सा? अभी देखो, ये टर्म्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ और एक क्वांटिटीज बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के पता होना चाहिए क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, अगर कोई क्वांटिटी या कोई टर्म है जो क्या करता है, अगर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप उसे लेकर के जाओगे तो वो सेम बिहेव करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो और सिर्फ टोटली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अमाउंट। कितना, कोई भी क्या बोलते हैं, चीज क्या है, कितने अमाउंट में है। जैसे 5, 10, 20, तो ये क्या है प्रॉपरली, ये आपका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये सिर्फ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे कि अगर मैं टर्म लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 5। इसका 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है कि ये क्या है, 5 into 1, मतलब ये 1 का 5 टाइम्स है। 1 का क्या है? 5 टाइम्स है। तो ये 5 नंबर एक्चुअली में क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है कि 1 का 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू क्या है? 5। तो 5 असल में क्या हो गया आपका? ये मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल। और ऐसे नंबर को अगर मैं कितना भी बढ़ाते जाऊंगा, जैसे मैं 20 बोलता हूँ, अगर मैं 20 बोलता हूँ तो 20 क्या हो जाएगा? 20 मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब वो क्या हो गया? 20 अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंपल क्या हो गया? 20 टाइम्स ऑफ 1, 20 टाइम्स ऑफ 1। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो ये क्या, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड ये प्रॉपरली बताता है, या जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसे क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे यहाँ पर, जैसे कि देखोगे यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर देखोगे डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं डिस्टेंस अभी टॉपिक बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके। डिस्टेंस भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो डिस्टेंस तो मेजर होगा ही, डिस्टेंस इंक्रीज होगा ही, ये क्या करेगा? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेम टाइम
टाइम भी क्या करता है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप घड़ी लेके जाओ, ऐसा घड़ी पहनो, बराबर, आप ऐसे एक डायरेक्शन में चलोगे तो टाइम चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो घड़ी उल्टी चलेगी क्या, नहीं ना, घड़ी तो सेम ही चलने वाला, मतलब टाइम हमेशा इंक्रीज ही हो रहा, टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब टाइम क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर जो चीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड क्या देखोगे, वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही है। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हो। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन हम उसको बाद में प्रैक्टिस करते टाइम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा एक क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसे बोलते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी क्या करता है, मैटर करता है। क्या करता है, डायरेक्शन भी मैटर करता है। मतलब जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। अभी जैसे कि मैं बोलूंगा, इसके अंदर क्या आ गया, एग्जांपल के तौर पर देखोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब इसको भी प्रॉपर्ली मैं देखने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो अगर आपने क्या किया, ये एक पॉइंट क्या है, ए है, यहाँ से आपने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, आप क्या करोगे, ऐसे आगे गए, डिस्प्लेसमेंट बी तक पहुंचे, बराबर, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बी तक डिस्प्लेस हो गया। लेकिन अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं रिटर्न मूव करूं तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, बराबर, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है ये किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो जो क्वांटिटी मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके टर्म में देखेंगे जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड है, तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये ऐसे देखोगे, ये सब क्या है, आपकी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। क्लियर? तो ये दोनों टर्म देखो, एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, या फिर जो आपका एग्जाम होगा एनटीएससी का, उसमें ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच, या फिर पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आपको ऐसे 4 अगर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे दिया गया डिस्टेंस, टाइम, वर्क और डिस्प्लेसमेंट, और पूछा आपको कि विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप टिक किस के ऊपर करोगे, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये टर्म्स के ऊपर हम जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर स्केलर वेक्टर, ओके, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर जिसके बारे में प्रॉपर्ली बात करना है, पहला क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ओके, डिस्टेंस के बारे में प्रॉपर्ली हम जान लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस, आप एक सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान में रखते हो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो पॉइंट ए से अगर क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, और एक्चुअल में वो जिस पाथ के ऊपर क्या करता है, ट्रेवल करता है, उस एक्चुअली इस पाथ को क्या बोला जाता है, आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअली जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? और डिस्टेंस हमेशा मेजर किस में किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है, बराबर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। ओके, और सेकेंड क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इसके डेफिनेशन में ही आपका आंसर क्या बोला मैंने, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से सबसे कम दूरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर भी क्या है, डिस्टेंस छुपा हुआ है।
तो डिस्टेंस मतलब यहाँ से सबसे कम दूरी मतलब सबसे कम से कम डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये सिर्फ मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आपके कौन सा पाथ फॉलो करके आप यहाँ पर आ रहे हो पॉइंट ए से बी पर, ये सिर्फ इतना मैटर करता है कि इन दोनों के बीच का सबसे कम से कम दूरी क्या है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक और मैं ऐसा एक पाथ बना सकता हूँ, बराबर, यहाँ पर बी पर एक ऐसा भी बना सकता हूँ मैं। ओके, तो ये मान लो क्या है पाथ 1, ये क्या है पाथ 2 और ये क्या है पाथ 3। अगर मैं पाथ 1 से ट्रेवल करूंगा तो एक डिस्टेंस होगा, पाथ 2 से ट्रेवल करूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बराबर। पाथ 3 से ट्रेवल करूंगा तो पाथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन तीनों भी टाइम पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, पाथ बदलने से क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्लियर है यहां तक। और इसमें एक बात और खासियत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो क्या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ये ओके, इसमें इसके अंदर भी डिस्टेंस छुपा हुआ है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ओके, और एक चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, लीनियर मतलब एक ट्रेवल करता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम ही होता है, चेंज होता नहीं। क्योंकि अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, जो भी मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। ओके, यहाँ ए से बी जा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। तो कई बार ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होता है, डिस्टेंस के बाद देखोगे तो क्या आ जाता है आपका, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड मतलब देखेंगे सिंपल सा डेफिनेशन अगर इसका समझेंगे, स्पीड का क्या होता है। स्पीड मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर यहाँ पर देखो सिंपल क्या है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में। ओके, और यहां पर देखोगे एक रिलेशन भी पता चलता है। स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है डिस्टेंस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। अगर मैं देखूंगा, लेकिन ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब टर्म में यूज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर तीसरा टर्म कांस्टेंट होता है तो दो क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। जैसे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होगा तब स्पीड और डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और ऐसे बोल सकता हूं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टाइम से। क्लियर है यहां तक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मान लो 1 आवर में क्या हो गया, 1 आवर, या फिर क्या बोल सकते हो, हाँ 1 आवर। 1 आवर नहीं 1 मिनट ले लो, क्या ले लो, 1 मिनट। मान लो आपने 1 मिनट कंसिडर किया। अब 1 मिनट आपने क्या रखा, 1 मिनट आपने क्या रखा, 1 मिनट मतलब हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आपने क्या रखा, टाइम इसको क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। टाइम कांस्टेंट हो गया। और डिस्टेंस, मान लो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा इसका। लेकिन अगर मैं टाइम को 60 सेकेंड ही रखता हूं और डिस्टेंस को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, इसको सपोज मैं 2 किलोमीटर कर देता हूं, तो क्या हो गया, टाइम तो कांस्टेंट ही है, टाइम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब 60 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करेगा, 2 किलोमीटर। तो 60 सेकेंड में अगर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा,
इंक्रीज हो जाएगा ना। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड भी इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और एक चीज, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लो क्या हो गया, ये क्या हो गया 2 किलोमीटर, ये क्या है कांस्टेंट। अब एक बंदा है, जो ये बंदा कोई एक लेता हूँ एक्स है और एक बंदा है वाई। तो एक एक्स बंदा जो है ये सपोज इसको कितने 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, कितने मिनट में, 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। और एक दूसरा बंदा है जो इसको क्या कर रहा है 2 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। मुझे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है उसकी, या जो 2 मिनट में ट्रैवल कर रहा है उसकी? जो 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब इसमें ऐसा देखो, तो अगर टाइम अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये टर्म्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। और अगर क्या होगा, टाइम अगर कम होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें से टाइम एक्स पर्सन का क्या है, टाइम कम है, तो एक्स पर्सन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। और वाई पर्सन का क्या होता है, टाइम ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। समझा यहाँ तक? ओके। तो ये क्या हो गया आपका स्पीड। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर देखो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के स्पीड आपको क्या रहने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए। जैसे कि क्या आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट डिनोट करते हैं हमेशा सी लेटर्स, ठीक है। सी कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और सी, ये स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये क्या है, आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये दिया हुआ है। एक्चुअल में वैल्यू क्या होता है, 2994792 458 मीटर पर सेकेंड। मोबाइल नंबर जैसा याद कर लिया, ठीक है। तो ये होता है क्या, इतना मीटर ट्रेवल करता है कितने, 1 सेकेंड में, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ओके। और एक दूसरा ये टर्म याद रखो, और एक चीज याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड। देखो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड ये कुछ ना फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर या दूसरे फैक्टर्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा आपको स्पेसिफिकली बताना होता है कि आप कब स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, ये ड्राई एयर मतलब ये नॉर्मल जो ये सूखी हवा है, इस हवा में जब क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये सूखी हवा में मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब ये क्या बोलते हैं साउंड ट्रेवल करता है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 343 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होती है। किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कब, कहीं कहीं पर स्पीड ऑफ साउंड इससे कम लिया जाता है, तो वो एक्चुअल में मेजर किया जाता है कब, जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको कितना देखने को मिलेगा, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो आपको अगर नहीं पता है कुछ, वहां पर मेंशन प्रॉपर्ली क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। वैसे जनरल आपको 343 या 340 भी लिया जाता है तो आपका आंसर क्या होता है, करेक्ट आता है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है तो आपको स्पीड ऑफ साउंड कितना कंसीडर करना है, 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? स्पीड समझा, स्पीड मतलब स्पीड समझ गया, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड। और एक जेट आपका जो होता है ना, जेट पता है ना, एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो क्या बोलते हैं फाइटर जेट होता है, ठीक है। उसका स्पीड क्या होता है पता है आपको, उसका स्पीड होता है ना, ये स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होता है। कई ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं, उनका स्पीड है ना, ये क्या करेंगे, ये इससे भी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होता है। तो उनका जो क्या बोलते हैं वो ना क्या बोलते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है वो मेजर किया जाता है मैक में, मेजर किया जाता है मैक उसको बोलते हैं।
तो 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो 330 मीटर पर सेकेंड मतलब देखोगे अप्रोक्सीमेटली क्या बोला जाता है 1 मैक। और जो क्या बोलते हैं जो फाइटर जेट का स्पीड होता है ना उसको मैक में मेजर करते हैं। जैसे बोलेंगे 1 मैक है स्पीड, या फिर 1.5 मैक है, 2 मैक है, 3 मैक है, ऐसे 1000 मीटर पर सेकेंड तक भी स्पीड जाता है जो एकदम फास्टेस्ट फाइटर जेट्स वगैरह। जो जनरल स्पीड होती है उसकी कुछ क्या बोलते हैं 500 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स जाता है। आपने कभी एरोप्लेन वगैरह को देखा होगा फाइटर जेट्स वगैरह को, तो जब फाइटर जेट ऐसा उड़ता है ना, कुछ ऐसा होता है ना फाइटर जेट, ऐसा मतलब समझो, ठीक है, ऐसा फाइटर जेट मतलब आपका ऐसा जनरली ऐसे क्या करता है ट्रेवल करता है ना, ऐसे बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है। तो फाइटर जेट्स वगैरह का अगर वीडियो देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा जब वो ऐसे ट्रेवल करता है ना तो उसके ऐसा ऊपर और उसके ऐसा नीचे, मतलब ऐसा साइड साइड में ना, ऐसे चारों साइड में ना उसके ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा आपको व्हाइट कलर का ऐसा पट्टी जैसा दिखेगा। मतलब ऐसा देखोगे ये फाइटर जेट ऐसा ट्रेवल कर रहा है ना, तो इसके साइड में ना ऐसा व्हाइट कलर का ना ऐसा पट्टी दिखता है कभी कभी ऐसा। तो वो पट्टी असल में क्या होता है ना, वो मतलब वो शो करता है कि कितना स्पीड ये ट्रेवल कर रहा है, कितना, मतलब वो हवा से मतलब बहुत ज़्यादा तेज ट्रेवल कर रहा है। तो हवा उससे टकराती है तब जाकर के वो ऐसा आपको व्हाइट कलर का पट्टी आपको देखने को मिलता है, समझे। तो ऐसा होता है, ये ध्यान में रखो। अभी नेक्स्ट देखो, स्पीड हो गया, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टर्म में देखोगे वेलोसिटी क्या होता है, ये सब पता है ना, नोट डाउन करना है। जीरो पे क्यों होता है? क्या 330 मीटर पर सेकंड। जीरो पे देखो जीरो पे क्यों होता है ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, आज जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ना तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाता है बदल जाता है। जैसे आप करोगे कि टेम्परेचर अगर क्या करोगे इंक्रीज करते जाते हो तो आपको क्या हो जाएगा, देखो अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो स्पीड कम हो गया, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होता है स्पीड भी बढ़ते जाता है। ओके, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि पूरा बढ़ते ही जाएगा, एक लिमिट तक बढ़। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब आपको मालूम है इसलिए फटाफट मैं कर रहा हूँ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी देखोगे क्या है, वेलोसिटी के कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पर देखोगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वेलोसिटी में देखोगे, सबसे पहले इसके क्या है टाइप्स में जाओगे तो इसमें दो टाइप आता है आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी टर्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब देखो इसका पहले तो सिंपल सा डेफिनेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है सेम टाइम में, तो उसको क्या बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल। तो इसका डेफिनेशन कहीं पर, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, और इसका देखोगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो देखो पहले ध्यान से देख लो, ये सब ये ऐसे आपको रिप्रेजेंट जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर। ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, बराबर। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर देखो हमेशा शो किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या शो किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, हमेशा ये एक्सिस पे क्या होता है टाइम डिनोट, एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोट किया जाता है। तो जब देखोगे अगर यहाँ पर देखो अगर ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्या कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, अगर कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनता है तो ये आपका क्या शो करता है, ये शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है। यहाँ पर अगर देखोगे, अगर यहाँ पर टाइम को देखोगे इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो, यहाँ पर ये अगर इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर एक्सिस पे डिवाइड करते हो
तो ये इसका यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन, ये वाई एक्सिस पे भी आपको क्या मिलेगा, हर बार आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या हो गया, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, और एक दूसरा टर्म यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे कि आपको ना कई बार बोला जाता है कि ड्रॉ अ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ठीक है, तो क्या आपको एक ग्राफ क्या किया जाएगा, ड्रॉ करने बोला जाएगा। तो ग्राफ जब ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें जो पहला टर्म हमेशा यूज होता है ना, वो हमेशा आपको क्या करना होता है, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना होता है, और जो सेकेंड टर्म होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना होता है। जैसे अगर बोला गया कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट पहला बोला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर यूज होगा, वाई एक्सिस के ऊपर यूज होगा। क्लियर। और यहां पर देखो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। सेकेंड अगर मैं टर्म यूज करता हूं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिंपल सा यहाँ पर कि ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एक्स एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, टाइम। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना, यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्ली चेंज हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखो टाइम चेंज होते जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वही है। और फिर इसके बाद अगर देखोगे टाइम जरा सा चेंज हुआ और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा ऑकर हो गया। क्लियर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इक्वल, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे क्या कर रहा है, कवर नहीं कर रहा है। मतलब टाइम समथिंग क्या है, डिफरेंट है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, डिफरेंट है। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कहीं पर ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको क्या हो गया, दोनों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, और इसके बाद देखोगे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपका एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन। ओके, यहां पर ध्यान दो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, आपको ए, स्मॉल लेटर ऑफ ए से क्या डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखोगे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, आपका एक्सेलरेशन। ओके, और इसको जनरल अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ओके, तो और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट देखोगे तो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, और डिवाइडेड बाय अगेन टाइम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी एक्सेलरेशन में ना, ये एक्सेलरेशन के कितने, तीन टाइप्स आपको दिए गए। कौन कौन से टाइप्स है यहाँ पर देखोगे एक्सेलरेशन का, सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से,
तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बराबर। तो चेंज तो दोनों भी टाइम पे हो रहा है। तो जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होने में जो यहाँ पर इसमें इसके अंदर चेंज आपको देखने को मिलता है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज तो हो ही रहा है, तो वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या बोला जाता है, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। और यहाँ पर देखोगे, और अगर यही सेम चीज अगर क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे व्हीकल मूव कर रहा है, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक। और थर्ड देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला जाता है, जीरो एक्सेलरेशन बोला जाता है। ओके। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के और भी टर्म्स हैं, कैसे क्या है, जैसे डिक्लेरेशन, क्या है, डिक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन। ओके, यहां तक ठीक है, समझा, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये सब तो आपको मालूम है, अब यहां से इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज यहां से चालू होगी। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ एक्सीलरेशन का ग्राफ, अगर मुझे क्या करना पड़ा, रिप्रेजेंट करना पड़ा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो मुझे वाई एक्सिस पे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे वाई एक्सिस पे क्या पुट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देखोगे एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या ऐसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर y एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, आप मुझे बताओ, देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं सपोज ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ओके, ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या समथिंग वेलोसिटी है, अब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो गया, कौन से टाइप का एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, आपको ये मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ये ग्राफ क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं क्या रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्लियर, वेलोसिटी टाइम। अगर इसमें क्या करूं, सेम अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर देखोगे एक और, यहाँ पर एक और ग्राफ इसमें शो करता है कुछ ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी और ये टाइम, ओके, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर देखो ऐसे अगर मैं लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कौन से टाइप का एक्सीलरेशन होगा, जीरो एक्सीलरेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका जीरो एक्सीलरेशन। ओके, तो ये ग्राफ आपके क्या है, इसके इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्राफ आपको मतलब स्टेट में, आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है ना कि ग्राफ है बट आई थिंक सो मैंने तो करा है आपको ग्राफ भी। ओके, ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपका, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नोट डाउन करके रखो। और एग्जाम में देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में ना, आपको यहाँ पर देखोगे ऐसे एक टाइप का आपका यहाँ पर ग्राफ है ना बना करके दिया होगा, एक ऐसे ही यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम तो है, तो आपको रिप्रेजेंट ये शो क्या करेगा, एक्सीलरेशन, स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन, और क्या है, जीरो एक्सीलरेशन। और एक खास बात जो आपको बता देता हूँ, जो अभी तक नहीं आपने सीखी है,
वो ये इंपॉर्टेंट है कि देखो कई बार आपको ग्राफ का स्लोप निकालने भी बोला जाता है। ग्राफ का स्लोप आपने सीखा है कि नहीं? स्लोप आपने सीखा है? नहीं। देखो स्लोप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्लोप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये देखो, ये लाइन जो है ये क्या बोलते हैं, मतलब ये कितनी ऐसे ऊपर उठी हुई है, ये कितनी ऐसे मतलब क्या स्ट्रेट ऐसे पैरेलल है, कितनी ऐसे ऊपर उठी हुई है। तो ये सब किससे पता चलता है? स्लोप का मतलब आपको मालूम है? स्लोप मतलब होता है देखो जो हमारा क्या बोलते हैं घर का ऐसा क्या बोलते हैं ऊपर का सीलिंग होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना इसका स्लोप ज़्यादा मत रखो, मतलब क्या हो गया, स्लोप ज़्यादा हुआ मतलब ऐसे होता है, स्लोप कम हुआ मतलब ऑलमोस्ट ऐसे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, बराबर। तो ये आप क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप बेसिकली बताता है कि ये कितना क्या बोलते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है या कितना वर्टिकली ये है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है असल में, देखो इसमें आपको ना 2 पॉइंट्स आपको डिसाइड करने होते हैं। एक क्या मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये क्या हो गया पॉइंट बी। तो यहाँ पर कैसे इसको एक्स और वाई एक्सिस में टर्म्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पर आपको क्या होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है मुझे पता करना पड़ेगा। तो इसको क्या नेम दे सकता हूँ मैं x1, और ये वाई एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रहा है इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ y1, ठीक है। तो ये क्या हो गया x1 और y1, क्लियर। और देखोगे ये बी पॉइंट पोजीशन भी यहाँ पर देखोगे, इसके भी 2 पॉइंट क्या होंगे पोजीशन आपको मिलेंगे। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रहा है इसको मैं नेम दे देता हूँ x2, और वाई एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रहा है इसको मैं नेम दे देता हूँ क्या, y2, क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए। ये पॉइंट्स तो प्लॉट करने मालूम है ना, x1 y1 और क्या x2 y2, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब मुझे ये दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर स्लोप चाहिए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो अगर y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस ये जो करोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप। और अभी यहाँ पर देखो y एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, टाइम। तो यहाँ पर ये स्लोप मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। मतलब इस ग्राफ में ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप नथिंग बट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन। समझ गए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन। एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन। और अगर मैं इसके पिछले वाले ग्राफ में जाऊंगा, अगर क्या है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्या है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो अगर मैं वेलोसिटी छोड़, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे स्लोप निकालता हूँ 2 पॉइंट्स के बीच का, ओके। तो ये स्लोप निकालूंगा तो यहाँ पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी y2 माइनस y1 होगा ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस क्या होगा, x1। तो y एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या है टाइम, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखोगे तो कौन सा मतलब क्या वर्सेस क्या ग्राफ बनाया गया, उसके ऊपर से उस ग्राफ का स्लोप पर्टिकुलर थिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जनरली स्टेट बोर्ड में क्या करोगे, ये टर्म्स आप सीखते हो 11th स्टैंडर्ड में सीखते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल है, यहाँ पर आप भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके। चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।